नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो आज दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जेई के लिए जो अंतिम हमारा प्रयास है आप सभी के लिए कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में दोस्तों आपका जो सिलेबस है, आपके जो क्वेश्चन है या आपके जो टॉपिक है उसको दोस्तों रिवाइज किया जाए। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज यहाँ पर मैं आप सभी के सामने कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं मैकेनिकल में, तो ये मैं पूरी जो पीडीएफ है आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें सारे 60 क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स है वो दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी के बीच कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्पीड के साथ हम चलेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2018 वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि आपने दोस्तों 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी देखा कि लाओ पैरेललोग्राम जो फोर्सेस होता है, यानी कि एनालिसिस जो मेथड होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका अगर दो बल लगे हुए हों आपका P और Q, यदि आपके बल लगे हो तो जो परिणामी होगा दोस्तों वो R उसके विकर्ण से उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो परिणामी R होगा वो होगा √p² + q² + 2p cos थीटा। R बराबर क्या होगा √p² + q² + 2p cos थीटा। अगर परिणाम की दिशा की बात करें तो ये होता है tan अल्फा बराबर q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा, p + q cos थीटा। ठीक है, अगर हम बीटा की बात करेंगे यहाँ पर तो बीटा में क्या होता है उल्टा हो जाता है। बीटा में क्या होता है उल्टा हो जाता है p sin थीटा अपॉन q + p cos थीटा। यदि इनके बीच का कोण शून्य है, यदि इनके बीच का कोण थीटा का मान जो 0 है, तो दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि R बराबर P + Q यहाँ पर दोस्तों होगा। वहीं पर अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो तब R का जो मान होगा, जो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी होगा, वो √p² + q², क्योंकि आप सभी जानते हैं कि थीटा का मान cos 90 का मान कितना होता है। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है। उसके बाद यदि थीटा का मान 180 डिग्री है तब R बराबर क्या हो जाएगा P - Q। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मान हम कहाँ पर रख के देख रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर रख रहे हैं। जो परिणामी R बराबर √p² + q² + 2p cos थीटा है, इसमें दोस्तों हम ये सारे थीटा के मान यहाँ पर हम रख कर देख रहे हैं। ठीक है, यदि P और Q बराबर हैं, यदि P और Q बराबर तब जो अल्फा होगा हमारा θ/2 होगा। यदि P बड़ा है Q से तब हमारा जो अल्फा होगा वो दोस्तों कितना होगा θ/2 होगा। वो कितना होगा θ/2 होगा। वहीं पर जो लामी प्रमेय है, लामी प्रमेय होगा दोस्तों P/sin अल्फा। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन है आपका वो है लामी प्रमेय का। ठीक है, लामीज थ्योरम, ये बहुत कई बार इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको लिखित रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या है केवल शॉर्ट रूप में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लामी थ्योरम होती है वो P/sin अल्फा बराबर Q/sin बीटा बराबर R/sin गामा के बराबर होती है। ठीक है, और ये जो तीनों कोण होते हैं आपके कितने कितने दोस्तों, आपके तीनों कोण कितने कितने होते हैं। ठीक है, ये तीनों कोण आपके जो टोटल है आपका कितना 360 डिग्री का होता है। अब जो बल विघटन का फॉर्मूला होता है या जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता है, यदि इसमें क्या है R के कोण पर अल्फा तथा बीटा है, तब जो आपका P का फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों R sin बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा तथा R sin अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए याद करने वाली चीज़ क्या है, इसमें याद करने वाली चीज़ है जो लामी का थ्योरम है, ये दोस्तों आपको लिखित में भी आ सकता है, इसका स्टेटमेंट भी आ सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी याद है तो वहाँ पर जिया लिखा होता है। ठीक है, लामी प्रमेय के अनुसार जो तीनों बल हैं वो उनकी जिया के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका वहाँ पर लिखा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ट्राइंगल का कितना होता है और ट्रेपोजियम के लिए कितना होता है, जी का मान जो कितना होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला इनका दिया है। ठीक है, अगर ये एल है, ये अगर बी है, ये एल है, ये अगर बी है, उसके बाद अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट का फार्मूला दोस्तों इसका होता है 2h/3 और ये होता है h/3। ठीक है, तो ये कहाँ पर सेंटर होगा इसका, सेमी सर्किल में कहाँ पर होगा, इसका कहाँ पर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दोस्तों उसमें है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। अब जो जड़त्व आघूर्ण है उसमें द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण है, तो उसमें फॉर्मूला होता है I बराबर mk²। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। वहीं पर अगर क्षेत्रफल या
जड़त्व की बात करूँ मैं तो क्षेत्रफल जड़त्व का फार्मूला होता है आई बराबर ए के स्क्वायर ए, जहाँ पर ये के वन प्लस के3। यहाँ पर आपने सुना होगा दोस्तों, जो समांतर अक्षों की प्रमेय है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, या जो लंबवत अक्षों की प्रमेय है। अक्सर जो एग्जाम होते हैं जेई के एग्जामों में, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है यानी कि लंबवत अक्षों की प्रमेय है, इसका फार्मूला दोस्तों कई बार आप सभी से पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई बाई वाई। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है यानी कि लंबवत अक्षों की प्रमेय होती है, उसका फार्मूला आई जेड जेड प्लस आई एक्स प्लस आई वाई दोस्तों होता है। वहीं पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें हमें, अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका, ये इसकी लंबाई दी है, ये इसकी चौड़ाई दी है, ये इसकी हाइट दी है, तब जो आई होता है दोस्तों वो बी एच क्यूब अपॉन कितने लेते हैं हम, 12 लेते हैं। कितना लेते हैं, बी एच क्यूब अपॉन 12 लेते हैं। अगर इसी की बात करें हम जड़त्वाघ गुणों की बाई अक्ष पे लें तो एच बी क्यूब अपॉन 12, एच बी क्यूब अपॉन दोस्तों 12, ठीक है। वहीं पर अगर ये ए बी सेंटर पर अगर हम ले, ए बी पर हम ले तो ए बी बराबर बी एच क्यूब अपॉन 3 और ए बी बराबर होता है एच बी क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए और चलते हैं हम यहाँ पर। अब ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर कोई वृत्त दे रखा है तो वृत्त का होता है पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, और आई अगर इसे आई बाई पे देखेंगे हम, बाई एक्सिस पे देखेंगे तो पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। वहीं पर अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो क्या होती है, आई जेड जेड बराबर आई एक्स प्लस आई बाई वाई। अगर हम इनको जब मान रखेंगे इनके, हम आई जेड हम अगर हम निकालें तो पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, पाई डी की पावर 64, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई डी की पावर अपॉन 4, 2 पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, यानी कि 4 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई डी की पावर 32। यानी कि कहने का मतलब है यदि कोई वृत्त है या सर्कुलर सेक्शन है तो उसका जो आई होता है वो कितना होता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। वहीं पर पैरेलल एक्सिस की बात करें तो आई बराबर होता है आई प्लस ए प्लस ओ पी। जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी के सामने निकाल कर भी दिखाया गया है, 5 पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगुलर सेक्शन की अगर बात करें तो ये होता है बी एच क्यूब अपॉन 36, और आई भी होता है इसका बी सी पे, अगर हम देखेंगे बी सी पे देखेंगे तो बी एच क्यूब अपॉन 12। वहीं पर सेमी के लिए होता है जो ऐसा कि स्क्रीन पर दिया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप सभी को घर्षण गुणांक, अगला जो चैप्टर आपका घर्षण, देखिए ये जो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ सारे बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, केवल शॉर्ट चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। घर्षण गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर जो होता है एफ अपॉन के आर होता है, एफ अपॉन के आर होता है, और एफ क्या होता है, चरम घर्षण होता है, और आर क्या होता है, अविलंब प्रतिक्रिया होती है। अगर एंगल और फ्रिक्शन की बात करें तो ये होता है टेन फाई अपॉन एफ अपॉन आर, या अगर फाई का मान यहाँ पर निकाल लें तो फाई बराबर टेन इनवर्स एफ अपॉन आर, और फाई बराबर होता है टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। वहीं पर अगर एंगल ऑफ रिस्पॉन्स की बात करें, रिपोज की बात करें, या विश्राम कोण की बात करें, तो आपने देखा होगा जब 2016 का पेपर आया तो दोस्तों उसमें इस क्वेश्चन पर इस सूत्र पर न्यूमेरिकल आया। उस सूत्र पर दोस्तों क्या है, न्यूमेरिकल आया। तो म्यू बराबर होता है आपका डब्ल्यू साइन एल्फा, और अगर अल्फा की बात करो तो एल्फा जो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, अल्फा जो यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आर का मान समीकरण इसमें रखने पर आर बराबर होता है डब्ल्यू को से, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में मोशन है, और इधर को इस पर बल लगा हुआ है, वहीं पर इस पर दोस्तों परपेंडिकुलर खिंचा हुआ है। तो टेन इनवर्स क्या होता है, अल्फा बराबर पाई। वहीं पर उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है घर्षण से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपका जरूर आपके एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलता है। इस बार 2016 के पेपर में दोस्तों इस पर एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। स्क्रू जैक की बात करें तो स्क्रू जैक का जो फार्मूला होता है टेन अल्फा बराबर पी अपॉन पाई डी। अल्फा क्या है, हेलिक्स कोण है, पी क्या है, चूड़ी की पिच है, डी क्या है, स्क्रू का व्यास है। भार उठाने में लगा प्रयास जो है आपका पी बराबर डब्ल्यू टेन फाई अल्फा प्लस फाई होता है। भार को नीचे लाने में प्रयास क्या होता है, ये नीचे अगर ऊपर को हम ले जाएंगे तो प्लस, नीचे को लाएंगे तो हम माइनस, ठीक है। जब घर्षण नगण्य हो तो थीटा बराबर फाई बराबर क्या होता है, शून्य होता है, तब ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू टेन अल्फा। स्क्रू जैक की अगर दक्षता की बात करें तो ये होता है दोस्तों टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस फाइव। अगर स्क्रू जैक की अधिकतम दक्षता की बात करें तो ये अल्फा बराबर कितना होता है 45 माइनस फाइव अपॉन 2, जहाँ पर हेलिक्स इसका कोण है। ये जो स्क्रू जैक्स की अधिकतम दक्षता है, ये अभी मैं यहाँ पर आप सभी को नोट करके दिखा दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो चीज़ है ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछी गई है, क्योंकि ये चीज़ आपने टॉप में भी पढ़ी होंगी। जब आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे होंगे दोस्तों, उसमें भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, स्क्रू जैक की अधिकतम दक्षता क्या होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन 5, ठीक है, ऊपर माइनस रहता है। वहीं पर अगर यांत्रिक लाभ की बात करें, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, तो एम में बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू क्या है, आपका उठाया गया भार है, पी क्या है, लगाया गया बल है। वहीं पर वेलोसिटी रेशियो की बात करूं, वेलोसिटी रेशियो होता है आपका बाई अपॉन एक्स, यानी कि प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन, ठीक है। वहीं पर उसके बाद इनपुट एनर्जी होती है आपकी मशीन द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर पी गुणा एक्स, पी गुणा वाई बराबर दत्त ऊर्जा। वहीं पर अगर उपलब्ध ऊर्जा की बात करूं तो आउटपुट एनर्जी बराबर मशीन से प्राप्त ऊर्जा गुणा डब्ल्यू इंटू। उसके बाद जो एफिशिएंसी की बात होती है, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, उपलब्ध ऊर्जा बटे निर्गत या उपलब्ध ऊर्जा बटे दत्त ऊर्जा, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो एम में बराबर न्यू माइनस बी, ठीक है। बी क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि W का मान, अर्थात यदि किसी मशीन की दक्षता 50% से अधिक है, यदि किसी मशीन की दक्षता 50% से अधिक है तो वह मशीन कैसी होगी, परिवर्तनीय मशीन होगी। उसके बाद नॉन रिजर्वेबल और सेल्फ लॉकिंग जो मशीन होगी उसकी दक्षता कितनी होती है, 50% से कम होती है। मशीन का नियम क्या है, ये कई बार पूछा गया है, लॉ ऑफ मशीन। तो मशीन का जो नियम होता है P बराबर mw प्लस सी। पी क्या है, यहाँ पर भार को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास, और एम क्या है, एक स्थिरांक जो रेखा ए और बी के ढाल के बराबर होता है, ठीक है। मशीन का नियम क्या होता है, पी बराबर mw प्लस सी, ठीक है। मैक्सिमम एम ए मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन, अधिकतम जो यांत्रिक लाभ होता है वो क्या होता है, एम में बराबर 1/m। अगर हम दक्षता की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/m गुणा बी आर, 1/m गुणा बी आर। अगर घिरनियों की बात करें, ये घिरने वाला प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। घिरने वाला जो प्रश्न आपकी कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है, मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रथम निकाय क्या होता है। जो प्रथम होता है उसमें 2 की पावर n होता है, कितना होता है, 2 की पावर आपका n होता है। वहीं पर जो द्वितीय निकाय होता है वो सिर्फ n होता है। वहीं पर अगर तृतीय की बात करें, वहीं पर अगर मैं तृतीय की बात करूं दोस्तों, तो तृतीय में 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। ये जो व्यासांतरी घिरनी है इसका वेग अनुपात, ये एसएससी के जेईई में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या होता है, बी आर बराबर, यानी कि वेलोसिटी रेशियो बराबर 2d1/d1 माइनस d2, या हम इसको d को r भी मिल सकता है आपको, तो 2r1 माइनस r2, ठीक है। पहिया तथा धुरा का वेग अनुपात क्या होता है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या, पहिए का व्यास है, और d क्या है, धुरे का व्यास है। उसके बाद सिंपल स्क्रू जैक की बात करें तो इसके वेलोसिटी रेशियो 2πr अपॉन p, p क्या है, चूड़ी पीछे, r क्या हत्थे की लंबाई है, और इफिशिएंसी क्या होती है, 100%, यानी कि तब होती है जब इफिशिएंसी इसकी 1 होती है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, 2πr अपॉन p। डिफरेंशियल स्क्रू जैक की बात करें तो 2πr अपॉन pa माइनस pb। यहाँ पर pa pb क्रम से स्क्रू a तथा स्क्रू b की पिचें हैं, तथा r क्या हत्थे की लंबाई है। यदि n% बराबर ईटा बराबर, यानी कि इफिशिएंसी बराबर 100%, तब हम यहाँ पर बन लेंगे। वहीं पर पूर्ण ढांचा की बात करें, अब बात करते हैं ट्रसेस क्या होता है। जो ट्रस होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो पूर्ण ढांचा परफेक्ट, इसका फार्मूला होता है n बराबर 2j-3, n बराबर 2j-3। यहाँ पर n सदस्यों की संख्या है, j जोड़ों की दोस्तों संख्या है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रेम के लिए क्या होगा, n का मान क्या होगा, वो 2j-3 से अधिक होगा, n का मान क्या होगा, कम होगा। उसके बाद रेंडंट फ्रेम के लिए क्या होगा, n का मान 2j-3 से, यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया। उसके बाद जो लिफ्ट की गति होती है, यानी कि मोशन ऑफ लिफ्ट होती है, अगर ऊपर जा रही है तो प्लस होगा, नीचे, ठीक है, ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय दोनों स्थिति में यहाँ पर बताया गया है। तो व्हेन द लिफ्टिंग ऑफ मूविंग अपवर्ड, तब r माइनस mg बराबर ma, यानी कि r बराबर g प्लस a। उसके बाद व्हेन द लिफ्टिंग मूविंग डाउन, यानी कि नीचे आ रही है, तो r बराबर mg माइनस r बराबर ma और g माइनस a। मोशन ऑफ 2 बॉडीज कनेक्टेड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर घिरनियाँ जुड़ी हुई हैं तो घिरनियों के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे।
फॉर्मूला। उसके बाद जो प्रक्षेप्य गति होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होता है दोस्तों, वो होता है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कोस थीटा, 2u कोस थीटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, सोम के बारे में यहाँ पर हम चलेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहली जो चीज़ है, आप सभी से यही पूछा जाता है, प्रतिबल क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल का जो फार्मूला होता है भार अपॉन क्षेत्रफल, और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। विकृति क्या होती है, विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे पूर्ण जो उसकी संपूर्ण लंबाई है, मतलब लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन एल, और इस विकृति की कोई भी जो यूनिट है दोस्तों नहीं होती। वहीं पर एक्सेल और एलोंगेशन ऑफ पेरिस्टमेटिक ड्यू टू एक्सटर्नल लोड क्या होता है, तो डेल्टा बराबर क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, पी एल अपॉन ए ई, और पी क्या है यहाँ पर, भार बहन, एल छड़ की लंबाई है, ए छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ई क्या है दोस्तों, इसका यंग मापांक है। वहीं पर अगर इलोंगेशन बैरिज क्रॉस सेक्शन है, इस पर दोस्तों कई बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, और आपने जब पॉलिटेक्निक किया होगा तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में भी दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, उसके बाद L, L2, L3। तो डेल्टा बराबर P अपॉन E L1 प्लस A1 प्लस L2 प्लस A3 प्लस L3। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है। जो टेपरीय छड़ के लिए होता है 4PL अपॉन पाई ED। ठीक है, यहाँ पर P बताया गया है। एक समान के लिए क्या है, वैसे इसमें कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, तो इसलिए आपको ये न्यूमेरिकल तैयार भी नहीं करना है, और इसके बारे में ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है ना। जो नेक्स्ट चीज़ आती है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद है आपकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। तो जो विकृति ऊर्जा होती है, भार द्वारा किया गया कार्य बराबर किसके होता है, पदार्थ में जो इकट्ठी विकृति ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों, उसको हम विकृति ऊर्जा के नाम से कहते हैं। अच्छा, रेजिलेंस क्या होता है, किसी भी पिंड पर प्रत्यास्था सीमा के अंदर बाह्य भार लगाने के कारण संचित स्टोर विकृति ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिलेंस कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर 100% ये क्या होती है, रिकवरेबल होती है, यानी कि जितना हमने भार लगाया था उतना ही भार वापसी उस पर हो जाता है। वहीं पर प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पिंड द्वारा अवशोषित अधिकतम ऊर्जा का प्रमाण क्या कहलाता है, प्रूफ ऑफ रेजिलेंस कहलाता है। यू प्रूफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E वॉल्यूम ऑफ मेंबर। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रमाण प्रत्यास्कंदन अपॉन पिंड का आयतन। फॉर ग्रेजुअल लोडिंग की अगर हम बात करें तो विकृति ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया, लचीलेपन के लिए ये होता है, और कर्तन लचीला मापांक के लिए दोस्तों ये होता है। भार के कारण पदार्थ में उत्पन्न विकृति जो होती है, विकृति ऊर्जा, वो सीधे भार के कारण विकृति ऊर्जा यहाँ पर दोस्तों इसमें बताया गया। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं उसको यहाँ पर आपको बता दूंगा तुरंत कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद रिवेट जोड़ की जो दक्षता होती है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है लीस्ट वॉल्यूम ऑफ P1 है, P2 P3 Px स्ट्रेंथ ऑफ अनवेरिड। ठीक है, रिवेट का जो व्यास होता है इनमें सूत्र होता है D बराबर 6√√T, जबकि T का मान कितना होना चाहिए, 8 mm से कम होना चाहिए, जहाँ प्लेट की मोटाई रिवेटों के बीच की दूरी 2D से कम नहीं दोस्तों होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी बैरिज टाइप ऑफ जो लोड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्षीय भार के कारण जो विकृति ऊर्जा होती है ना, और एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, तो पी स्क्वायर E अपॉन 2AE। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसके बारे में आता है। उसके बाद स्लोप जो होते हैं, ये स्लोप कई बार आपकी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं कि जो स्लोप होते हैं क्या होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी के बीच कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। ये सारी चीज़ें, मतलब पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम पूरा मैकेनिकल कवर कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गवर्नर है, गियर है, तो गियर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, गियर स्ट्रेंस है ना, आपका पैरेलल कनेक्शन है, थ्योरी ऑफ मशीन डिज़ाइन है, लिंक क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, प्रेशर मैनेजमेंट किस किस चीज़ से प्रेशर
फ्लो थ्रो पाइप क्या है ना। ये पूरे जैसे कि सब मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ा दी जाएंगी एग्जाम से पहले पहले, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी थर्मोडायनेमिक्स, पूरी थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स सारे प्रोसेस आपको याद कराऊंगा ट्रिक के द्वारा कि जो सारे प्रोसेस हैं। उसके बाद गैस टरबाइन, एयर कंप्रेशर, ये क्या होता है, इनके पीवी डायग्राम क्या होते हैं, टीएस डायग्राम क्या होते हैं, उसके बाद स्टीम नोजल क्या होते हैं, इसका क्या मान होता है, उसके बाद आईसी इंजन क्या होता है, आईसी इंजन की दक्षता कितनी होती है, कंप्रेशन वैल्यू क्या होता है, पिस्टन की स्पीड कितनी होती है, ईंधन अनुपात कितना होता है, ठीक है। ऑटो डीजल दोहरा चक्र के ये मानेंगे हम। उसके बाद ड्यूल साइकिल क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी डीजल साइकिल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये सारे ग्राफ आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद गजेंद्र एजुकेशन में जो पॉइंट हमारा टेलीग्राम है उस पर दोस्तों PDF आप सभी को मैं उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो पसंद आए तो दोस्तों सेकंड वीडियो आपकी तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को प्यार देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।